आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आपको दिखा रहे हैं कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट, जिसमें बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही एनसीआर के दायरे में आने वाले नोएडा और गाजियाबाद और मेरठ में भी पाबंदियों का दौर बढ़ा दिया गया है। कोरोना एक बार फिर अपने विकराल रूप में है। राज्य सरकारों के हाथ पांव फूले हुए हैं। राजधानी दिल्ली में तो 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और इससे सटे मेरठ जिले में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में रोजाना 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तीनों शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तीनों शहरों में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यक सीधा आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं थोड़ा शेड्यूल से देरी से आया हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहले अब शायद 14 अप्रैल के पहले मिलना न हो, इसलिए सबसे पहले आप सभी को बंगाल के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को भी आपके माध्यम से बंगाल के नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। हम चौथे चरण में कल चुनाव में मतदाता अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 to 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। मित्रों, और तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैंने ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है? मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता। और वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर सीएपीएफ चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है।
ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे 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 उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और ये डर भी उनको सता रहा है। वरना इस प्रकार की अपील किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। इस प्रकार के काम करने की बजाय दीदी को चाहिए कि हार के कारणों का एनालिसिस करें। बंगाल की जनता क्यों इनके खिलाफ है, उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई है। बंगाल की जनता आपके इसलिए खिलाफ है कि यहां पर घुसपैठ बेरोक टोक आपने होने दी है। अब तो कलकत्ता में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी, घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती रही। बंगाल की जनता इसलिए आपके खिलाफ है। लाखों करोड़ों जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का कानून मोदी जी लेकर आए। सीएए, अब सीएए का विरोध कर रही है, इसलिए हमारे बंगाल के मतदाता आपके खिलाफ है। तुष्टीकरण की आपकी जो राजनीति रही, इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ है। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, सर्कुलर होते हैं, कुछ एरिया में सरस्वती पूजा नहीं होती। किस प्रकार का शासन आपने बंगाल को दिया है, इसको जरा पीछे मुड़कर देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का खस्ता हाल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जीरो डेवलपमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महिला सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स ऊंधे मुंह गिरे हुए हैं। सब प्रकार के महिलाओं के खिलाफ के अपराध में 1 से 5 नंबर के अंदर बंगाल खड़ा है। टोलबाजी, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार अपनी सभी सीमाएं लांघ गया है। कोल माफिया और गौ तस्करी करने वालों के साथ तृणमूल के पदाधिकारी और वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं की साठगांठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब किस आधार पर बंगाल की जनता से बंगाल का वोट मांगना चाहती है? ढेर सारी जन कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी ने बंगाल के लिए भेजी, उसको आप नीचे नहीं पहुंचने देती है। चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है, उसकी योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़क बनाने की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार हो, चाहे रेलवे के एक्सपांशन की बात हो, हर चीज में आपने अड़ंगा लगाया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए, इसके भय से बंगाल के विकास को धीरा करने का काम, रोकने का काम आपने कहा है। और इसी का कारण है कि आज बंगाल के सर्वदूर कहीं पर भी जाइए, सुंदरवन में जाइए, जंगल महाल में जाइए, दक्षिण बंगाल में जाइए, उत्तर बंगाल में जाइए, चाहे राजवंशियों के जाइए, चाहे गोरखाओं के अंदर जाइए, चाहे नामशूद्र के अंदर जाइए, हर प्रकार के बंगाल के वोटर आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कई विशिष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इतना नहीं, पहली बार चुनाव लड़ने का साहस भी किया है। मैं साहस शब्द इसलिए प्रयोग करता हूं कि उनकी फितरत में चुनाव लड़ना नहीं था। कभी वो चुनाव लड़ने के अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे, परंतु बंगाल की स्थिति देखकर उनको भी लगता है कि अब समय आ गया है, उनको भी आगे आने पड़ेगा अगर बंगाल को बचाना है। कई सारे ऐसे लोग हैं, अर्थशास्त्री अशोक लहरी जी, वैज्ञानिक गोवर्धन दास, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो शाह, हमारे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार स्वपन दास गुप्ता,
इस प्रकार के कई लोग बंगाल के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और बंगाल का जो डिटोरिएशन हुआ है वो हर पैरामीटर में दिखाई पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय में 22 आज शायद 3% पर आ गया है। यही बताता है कि बंगाल की स्थिति कितनी खराब है। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारे संकल्प हम लेकर आए हैं जो बंगाल को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, हर एक कोने को स्पर्शने वाला, हर व्यक्ति का समावेश करने वाला विकास देगा और बंगाल को सोनार बंगला बनाएगा। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, हमने सोनार बंगला आर्थिक बंगाल को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, हर एक कोने को स्पर्शने वाला, हर व्यक्ति का समावेश करने वाला विकास देगा और बंगाल को सोनार बंगला बनाएगा। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, हमने सोनार बंगला आर्थिक पुनरुत्थान टास्क फोर्स का गठन करने की बात करी है, जिसमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री होंगे जो आगे बंगाल को कैसे ले जाना इसकी रणनीति तैयार करेंगे। इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना कर निवेश तेजी से आए इसके लिए एक सरल पद्धति का हम इजाद करेंगे। ईज ऑफ डूइंग की जो तालिका है उसमें देश में बंगाल तीसरे नंबर पर लाने का हमने संकल्प किया है। 100% गारंटी कवर के साथ एमएसएमई को 10 लाख की लोन कोई भी कोलेटरल गारंटी के बगैर देने के लिए 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की लक्ष्य हमने तय किया है और हर परिवार में कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। कृषि के लिए भी 10,000 रुपया प्रति साल हर किसान को दिया जाएगा। जो 18,000 रुपया अब तक बाकी है वो केंद्र सरकार की सहायता से सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर ही हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 75 लाख किसानों को 18,000 रुपया 1 सप्ताह के अंदर जो उसका अधिकार है हम देने का काम करेंगे। छोटे और सीमांत किसानों के और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा का भार बंगाल सरकार वहन करेगी। महिलाओं के लिए भी हम ढेर सारी चीजें लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देकर जो अब तक की कमी है इसको पूरी कर बरोबरी पर लाने का हम काम करेंगे। सभी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का आवागमन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करने का वादा बंगाल की महिलाओं को किया है। उत्तर बंगाल को जितना निग्लेक्ट आज तक किया गया है मैं मानता हूं किसी भी सरकार ने नहीं किया। कुछ मायनों में तो दीदी ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला है। उत्तर बंगाल के विकास के लिए दीदी के सरकार ने सबसे ज्यादा अन्याय किया है। ना कोच राजवंशियों की चिंता हुई, ना गोरखाओं की चिंता हुई। चाय और तंबाकू वहां के प्रमुख उत्पाद है, इसके लिए भी कोई उचित रणनीति लेकर नहीं आए और ढेर सारी चीजें ऐसी है जो उत्तर बंगाल को आज परेशान कर रही है। हमने उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। नारायणी बटालियन, जिन्होंने राजवंशियों की एक सेना का नाम था, जिन्होंने मुगलों से उत्तर बंगाल को बचाया था, इसके नाम पर एक सीएपीएफ में बटालियन की स्थापना करेंगे। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर एक संग्रहालय और एक भव्य स्मारक बनाएंगे 250 करोड़ रुपए के खर्च से। मदन मोहन मंदिर, कमलेश्वरी मंदिर, जलपेश मंदिर, इसको एक पर्यटन का केंद्र बनाकर एक सर्किट बनाने का काम करेंगे। बहादुर वीर चिला रॉय के सम्मान में कूच बिहार में एक पैरामिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगी। उत्तर बंगाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्तर बंगाल में एक एम्स बनाया जाएगा और कलकत्ता और सिलीगुड़ी के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 700 किलोमीटर का रोड का निर्माण कर उत्तर बंगाल को
कलकत्ता के साथ जोड़ने का हम काम करेंगे। बागडोगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो की सेवा शुरू करेंगे। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क की स्थापना होगी। उत्तर बंगाल में अन्नदाता मेगा फूड पार्क की स्थापना करेंगे। एक चाय पार्क भी निर्माण करेंगे। इसके अंदर विशेष रूप से 100 करोड़ रुपए की लागत से चाय के औषधीय गुणों का रिसर्च करने का काम होगा। हर्बल दवाइयों के निर्माण के लिए भी एक हर्बल फार्मा पार्क की स्थापना करेंगे और गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की रूप में मान्यता देने के लिए भी हम काम करेंगे। एक भव्य गोरखा स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय दार्जिलिंग में बनाएंगे। राजवंशी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभोगी भाषा को स्कूलों में कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में स्थापित करेंगे और जितने भी चाय बागान, सिनिकोना गार्डन और फॉरेस्ट विलेज और डीआई के निवासी है उनको पट्टा देकर जमीन के हम मालिक बनाएंगे। हमने कलकत्ता की स्थिति को सुधारने का भी संकल्प किया है। आज तक कलकत्ता पर 10 साल के अंदर जस का तस जैसे कम्युनिस्ट छोड़कर गए थे वैसा ही रखा है। एक जमाने में सिंगापुर के डेवलपमेंट का मॉडल कलकत्ता का हुआ करता था। आज वो कलकत्ता की स्थिति बहुत गिरी हुई है। हमने सोनार बांग्ला का हमारा जो अभियान है उसकी शुरुआत कलकत्ता से होगी। सिटी ऑफ जॉय को हम सिटी ऑफ जॉय तो रहेगा ही रहेगा, बाद में सिटी ऑफ फ्यूचर में भी उसको कन्वर्ट करने का हम काम करेंगे। कोलकाता के लिए 22,000 करोड़ का कलकत्ता डेवलपमेंट फंड निर्माण करेंगे जो कलकत्ता के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक बार स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। अगले 5 वर्षों में कलकत्ता को भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में एक आर्थिक राजधानी बनाने के लिए हम एक कमेटी बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को आर्थिक गतिविधियों के लिए हम फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। नए आईटी पार्क की स्थापना करेंगे और मौजूदा आईटी पार्क के अंदर 300 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट कर इसको ज्यादा लॉजिकल बनाने का काम करेंगे। एक नए जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करेंगे जो 100 करोड़ के खर्च पर होगा। सभी इमारतों को इसका फायर ब्रिगेड का दृष्टि से ऑडिट कर हम इसको सेफ बनाने का काम करेंगे। एक नए अग्निशमन केंद्र की स्थापना और नए अग्निशमन कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करेंगे। हर कोने में सीसीटीवी का जाल बुनकर कलकत्ता को गुंडों से मुक्त कराने का काम करेंगे और एक ही कार्ड से मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों के लिए एकीकृत परिवहन कार्ड लॉन्च करेंगे जो काफी बड़ी मात्रा में कलकत्ता के निवासियों की परेशानी को कम करेगा। 10 बहुमंजिला पार्किंग स्थान का हम निर्माण करेंगे। 1500 करोड़ के खर्च से स्वच्छ कलकत्ता का एक फंड बनाएंगे। 1000 करोड़ की लागत से रानी रासमती नदी विकास परियोजना लाएंगे। हुगली रिवर फ्रंट की आधुनिक बनाकर एक सुंदर व्यवस्था वहां पर करेंगे। कालीघाट में आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित कर उसको कचरे डालने से प्रतिबंध लगाकर फिर से एक बार गौरव देने का काम करेंगे। 10 मॉक टावर की स्थापना करेंगे और कलकत्ता को प्रतिष्ठित यूनेस्को हेरिटेज सिटी में शामिल करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बंगाल की संस्कृति के लिए भी बातें तो बहुत करी है, मगर दीदी के शासन में जितना हास बंगाल की संस्कृति का हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। मैं इनकी बातों में जाना नहीं चाहता। हम एक विजन लेकर, एक दृष्टि लेकर आए हैं। नोबेल प्राइज की तर्ज पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे अवार्ड कलकत्ता में बंगाल सरकार शुरू कर उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेगी। 11,000 करोड़ के सोनार बांग्ला फंड से कलकत्ता को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का हम काम करेंगे। गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सीलेंस की स्थापना कर बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश और विदेश में एक एक्सचेंज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गंगा सागर मेले को
अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए 2500 करोड़ का फंड हम रिजर्व कर इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देंगे। पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर 3000 रुपया मासिक हर पुरोहित को देने का काम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान बनकर बंगाल की विरासत को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का हम प्रयास करेंगे। नेताजी को सम्मानित करते हुए देश भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का प्रदर्शन करने के लिए 1000 करोड़ का फंड हम बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए हम प्रयास करेंगे। सरकारी दस्तावेजों, आदेशों और पत्र व्यवहार में बांग्ला भाषा को हम अनिवार्य करेंगे। राज्य भर में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन के एजुकेशन को बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की हम पूरी व्यवस्था करेंगे, जिससे बांग्ला भाषा में भी बच्चे पढ़ सके। कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का हम निर्माण करेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कीर्तनकारों को 3000 की मासिक पेंशन देंगे। एक आर्टिस्ट स्ट्रीट का आयोजन करेंगे। बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन देश भर में और दुनिया भर में करेंगे। 3 दिवस का त्योहार बांग्लार आलो का आयोजन करेंगे और सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो जैसे बंगाली नायकों के नाम पर एजुकेशन चेयर देश भर की सभी यूनिवर्सिटियों में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों में भी बनाने का काम करेंगे। और 1000 करोड़ के कोष के साथ बंगाली कलाकार कल्याण बोर्ड की भी हम स्थापना करेंगे। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर सिर्फ ममता दीदी का शासन ठीक नहीं है, वहां से नहीं रुकती। ममता दीदी का शासन ठीक नहीं है, ये तो हम उजागर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बंगाल की जनता तक सच्ची बात पहुंचे। परंतु इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कलकत्ता के विकास के लिए, उत्तर बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की संस्कृति के लिए और बंगाल के समग्र विकास के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक रोड मैप लेकर हम बंगाल की जनता के सामने आए हैं। 3 चरण का चुनाव हो गया है। सुरक्षित बंगाल के लिए मैं सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि सुरक्षित बंगाल के लिए आप बाकी के 5 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करिए। विकसित बंगाल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करिए और सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करिए। घुसपैठियों की समस्या के निराकरण के लिए वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना कम्युनिस्ट कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना ममता दीदी कर सकती है। यही ममता दीदी है जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ उनके नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए 3 बार पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया था। आज वही ममता दीदी उनकी संरक्षक बनी है। कैसे कैसे लोग बदलते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता। यही ममता दीदी है जो एक जमाने में कहती थी कि सीएपीएफ को भेजे, यहां पर चुनाव में रेगिंग हो रही है। वही ममता दीदी आज कह रही है कि सीएपीएफ रेगिंग कर रही है। लोगों के विचार कैसे कैसे बदलते हैं जब अपने स्वार्थ और बदलते हैं। अपने स्वार्थ बदलने के साथ लोगों के विचार कैसे बदलते हैं, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ममता दीदी है। मैं आज फिर से एक बार इस बात पर बाहर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की नागरिकता देकर हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनका पुनर्वसन भी करेंगे और हमारे साथ गौरव के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इस प्रकार की स्थिति में लाएंगे। अंत में मैं फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बाकी के 5 चरण में भी यहां पर बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह से समर्थन करे जिस प्रकार से पहले 3 चरण में करा है।
ये विनंती कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। পর্বে প্রথমে দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ। आप एक एक नाम बोलते जाइए भैया। हेलो हेलो, मेरा एक ही सवाल है। ओ बाबा, दीपक भाई खड़े हो जाइए, आप दिखाई पड़ने चाहिए ना, ऐसे कैसे चले। कैमरा इंस्ट्रक्शन हो जाए सर पीछे। तो ये कैमरा वाला है। बताइए। माइक माइक। घोषणा की है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यजीत राय, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे पुरस्कार चालू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की संस्कृति को सामने लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसके साथ विधानसभा चुनाव का तो कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं। अब चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं इस चीज को। आप ये बात समझ ही नहीं रहे। मैं बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार ये प्रयास करेगी, ये कह रहा हूं, जो दीदी ने नहीं किया है। धन्यवाद। Sir, you have already, Arup Datto from News 18 Bangla. You have already told that political violence is gradually increasing. तो अभी जो 2-3 फेज इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद में जो देख रहा है political violence, political clash in between particularly TMC and BJP is gradually increasing, and not only in between. तो कोलकाता में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलहाल बढ़ते आगे, देखते हैं